आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन समृद्ध परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें भी एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में देश के सबसे प्राचीन पंथ और संप्रदाय में दीक्षा लेने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान 19 मार्च को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और इस दौरान हर उपासना विधि, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय से जुड़े हुए अनुयायियों के पर्व त्योहार आए हैं। इतना शांतिपूर्ण ढंग से 15 वर्षों में कभी नहीं मनाए गए। होली में ही आपने देखा होगा, होली में लोग कहते थे कि होली और जुमा एक दिन है, तो हमने कहा भी जुमा तो 52 दिन मनाया जाता है, होली एक दिन मनाई जाएगी। 2 घंटे थोड़ा आगे कर लो नमाज का समय। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं ने इसको स्वीकार किया। मैं धन्यवाद दूंगा कलवेज जब्बार जी को, जिन्होंने पहल की। बरेली के मौलवियों ने, प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर उन्होंने कहा 12 बजे ही क्यों नमाज होगी, उन्होंने कहा 2 बजे करेंगे, किसी ने कहा 2:30 बजे करेंगे, किसी ने 3 बजे। अगर यह संवाद स्थापित हो तो सौहार्द भी स्थापित हो जाएगा। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। ये पाखंड करने से नहीं होगा। क्या मंदिर जाएंगे तिलक लगा देंगे, मस्जिद जाएंगे टोपी रख देंगे, फिर जाके कहीं और जाएंगे वहां कुछ और कर देंगे, ये नहीं होगा। हमारी आस्था हमारी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबको देंगे और पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता भी सबको, अगर शांतिपूर्ण ढंग से मनाता है सबको मिलेगी। ये बताइए, एक भगवाधारी सन्यासी योगी मुख्यमंत्री है, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आज तो मुसलमान पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। और दूसरा यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी को सशक्तिकरण और सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार दे रही है, केंद्र की सरकार दे रही है। हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर जो प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा, देश के अंदर आजादी के बाद के क्रांतिकारी निर्णयों में से इसको कहा जा सकता है। लोग डरते थे वोट बैंक प्रभावित न हो जाए। ये वोट बैंक का भय जब तक रहेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये वोट बैंक की राजनीति से उभरना पड़ेगा और जब आप इस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठेंगे, उससे उभरेंगे, तो ही आप लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे, तो ही प्रदेश में अमन चैन का माहौल दे पाएंगे, सबको सुरक्षा दे पाएंगे, कानून का राज स्थापित कर पाएंगे। और कानून का राज प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश के अंदर हर नागरिक को नौकरी और रोजगार की दृष्टि से आवश्यक है। अच्छी बात कही आपने। के विक्रम राव बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रम राव जी, आपका सवाल। नमस्कार योगी जी, मेरा प्रश्न है राजनीति के इतिहास के संदर्भ में। आजादी की बाद से आज तक कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए, तो क्या यह आंकलन सही होगा कि अगले प्रधानमंत्री के दावेदार भी यूपी से होंगे और आप होंगे? देखिए, हमें सौभाग्य होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इस देश के अंदर आज के दिन पर प्रधानमंत्री भी दे रहा है, राष्ट्रपति भी दे रहा है, गृह मंत्री भी दे रहा है और हम लोग 23 मार्च के बाद वित्त मंत्री भी उत्तर प्रदेश से देने जा रहे हैं। तो जब सारे लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तब तो उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा होना चाहिए कि अब तो विकास होकर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसा में कहीं कोई इफ वट नहीं है। हां, जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, उन लोगों को आशंकाएं होंगी, क्योंकि उनके स्वयं के विकास के रास्ते बंद हो गए हैं। योगी जी, उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाते रहें। आज चूंकि इस कार्यक्रम में कोई जज नहीं है, तो यहां जो जनता बैठी है वो जज है। आप लोग ताली बजाकर बताएं कि आपको भरोसा है योगी जी की बात। बहुत धन्यवाद आपका। आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आपकी अदालत में जनता के सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। अगर उसने किसी गवाह को मारा है तो वह घटना समाजवादी पार्टी के समय में उस महिला के पति की हत्या हुई थी, तब सत्ता का संरक्षण उस अपराधी को था और पुलिस ने थोड़ी सी लापरवाही की, उसमें पुलिस की जवाबदेही भी वहां तय की गई और बाद में फिर पुलिस इनकाउंटर में अपराधी भी मारा गया है। वह भी इस धरती पर नहीं है। कोई निर्दोष लोगों को मारेगा तो सत्य के साथ उससे निपटने का कार्य शासन करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा। एक वादा आपने उत्तर प्रदेश की लड़कियों से, महिलाओं से किया था, उन्हें सुरक्षा मिलेगी।
एक साल के आंकड़े देखे मैंने, 365 दिन में 100 नंबर पर छेड़खानी की घटनाओं की 7,200 शिकायतें हैं। हाई घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोगों ने गठित किया था, उसने अच्छा कार्य भी किया है। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था है, सुधरने में समय लगेगा, लेकिन आप मान करके चलिए कि बहन और बेटियों को पूरी सुरक्षा हम देंगे। आप कह रहे हैं समय लगेगा, अब एक साल तो चल रहा है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस प्रदेश में 2 दंगे हर सप्ताह होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, व्यापक जनधन की हानि होती थी, जिस प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं था, जिस प्रदेश में मंत्रियों के कैसे बेशर्मीपूर्ण बयान आते थे, आज उस प्रदेश में बदलते हुए परिवेश को आप देख रहे होंगे। आज बहन और बेटियां बाहर निकलने में डरती नहीं हैं। एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर या तो पलायन होता था या लोग अपनी बेटियों को दूर के किसी रिश्तेदारी में भेजते थे पढ़ाने के लिए, जहां पर सुरक्षित रह सकें, या हॉस्टल में डालते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन भी रुका है, बहन बेटियों का अपहरण की घटनाएं भी रुकी हैं। कोई उनके साथ कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता है। सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ सुरक्षा के इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं समय लगेगा, तो दिक्कत क्या है आपके हमारे पास में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे पास लगभग 1,62,000 सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फॉलोअर्स की जगह खाली है। हमारे पास आईजी रैंक में पूरे अधिकारी नहीं, डीआईजी रैंक में पूरे अधिकारी नहीं। हम लोगों ने इसलिए जोनल स्तर पर एडीजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती दी है। रेंज स्तर पर आईजी रैंक के अधिकारियों को हम लोगों ने दिया है। कुछ डीआईजी हैं, कुछ आईजी रैंक के अधिकारी वहां पर तैनाती दी है। हमारे पास सब इंस्पेक्टर और पुलिस के कांस्टेबल की भी, आप अनुमान करिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,62,000 जगह खाली हो, तब भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप मान करके चलिए कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। पिछली सरकारों की भर्तियों की विसंगतियों और उन पापों का भुक्तभोगी प्रदेश की जनता बन रही है। हम लोगों को कभी कभी दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो ये शिकायत सुनी विरोधी दलों से कि पिछली बार जो भर्तियां की गई थी, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। यानी न्यायालय को भी ये मालूम था कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा तत्कालीन सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, वह ईमानदारी के साथ भर्ती नहीं करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को रोक दिया था। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों भर्ती की प्रक्रिया में क्या देर है। हमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट की ने रोक लगाई। तो हमने कहा रोक का कारण कुछ तो होगा। तो मैं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भर्ती की नियमावली के बारे में पूछा। तो हमने कहा नियमावली के वो बताइए कि हम रिटर्न टेस्ट के आधार पर व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। रिटर्न टेस्ट करेंगे, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और भी जो उनकी प्रक्रियाएं होती है उसको हम पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें परमिशन दी। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने रिजर्व किया है। स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया, हम लोगों ने कहा कि कोर्ट मेरिट के आधार पर इसको डिसाइड करें। हम नई नियमावली बना चुके हैं, इस नियमावली के अंतर्गत हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन हमारी प्रक्रिया 42,000 की लगभग इस समय कांस्टेबल की, 5,000 हमारी सब इंस्पेक्टर की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरणों में चल रही है। 35,000 अगर हाई कोर्ट देता है, हम उनकी भी ट्रेनिंग कराएंगे। हमने इस बारे में स्पष्ट कर दिया कि हम पैरामिलिट्री के या फिर अन्य जो फोर्सेस होंगे उनके ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के, लेकिन इस पुलिस बल की कमी को हम दूर करेंगे और उस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने। एक और आतंक है जिसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि आपने नकल करने वालों के ऊपर नकेल कस दी है। 10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डर के बारे में इम्तिहान नहीं दे रहे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री की सहानुभूति ऐसे तत्वों के साथ होती है, या तो जो अपराधी होते हैं या फिर जो प्रदेश की हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को ही खराब करने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आप आश्चर्य करेंगे कि 11 लाख से ऊपर परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा छोड़ी है, इसमें लगभग 75% वे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से जिनका कोई रिश्ता ही नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में आते थे केवल परीक्षा देने के लिए, और उत्तर प्रदेश में परीक्षा के नाम पर यानी वो केवल इनरोल करते थे। वो जम्मू कश्मीर का है, वह राजस्थान का है, वो हरियाणा का है, वो पंजाब का है, वो कर्नाटक का है, उत्तर प्रदेश में आकर इनरोल कराता था, परीक्षा कोई और उसके स्थान पर देता था। अब आश्चर्य करके लगभग 75% वे लोग हैं। मुन्ना भाई थे, ये मुन्ना भाई थे, और उन मुन्ना भाइयों के प्रति सहानुभूति पूर्व मुख्यमंत्री का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे थे कि थोड़ी बहुत नकल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं भी नकल करके पास हुआ था, इसीलिए तो प्रदेश की दुर्गति इन्होंने की है। और उनका तर्क यह है कि आप इसलिए इनको पास नहीं होने दे रहे क्योंकि फिर आपको इनको नौकरियां देनी पड़ेगी। आपके पास नौकरी नहीं है लोगों को देने की। हमारे पास पर्याप्त नौकरी है, हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं। हम केवल उत्तर प्रदेश सरकार की लगभग 5 लाख से ऊपर नौकरियां हमारी प्रक्रिया के हिस्सा बन चुकी। 1,37,000 तो बेसिक शिक्षा में नौकरी देने जा रहे हैं, 60,000 हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा में देने जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 60,000 से ऊपर नियुक्तियां हमारे, यानी 20,000 वे नियुक्तियां थी जिनमें इनकी विसंगतियां थी। हम लोग इन्होंने रोक दिया था, कोर्ट ने रोक दिया था, हम फिर से उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं।
ऐसी लगभग 5 लाख नौकरियां हम उत्तर प्रदेश सरकार की लेकर के आ रहे हैं। कुछ की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, कुछ की प्रारंभ होने जा रही है। स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया है। 6 लाख से अधिक यूथ को हम लोगों ने एनरोल किया, 2.5 लाख पास आउट किए, 1,40,000 का हम लोग प्लेसमेंट भी किए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पहली बार। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश था। पिछले 15 वर्षों में या आजादी के तत्काल बाद जिन लोगों के हाथों में प्रदेश का नेतृत्व दिया गया था, उन लोगों ने प्रदेश के उन परंपरागत उद्यम के बारे में कभी नहीं सोचा। उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। पहली बार उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मनाया है। 24 जनवरी 1950 को नोटिफिकेशन होता है उत्तर प्रदेश का, कभी नहीं मनाया। ये अपना जन्म दिवस मनाते थे, लेकिन जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश का कोई भी स्थापना दिवस ये लोग नहीं मनाए। हम लोगों ने पहली बार, हमारे राज्यपाल महोदय ने इस बारे में सुझाव दिया था कि मेरी इच्छा है कि जैसे महाराष्ट्र अपनी स्थापना दिवस मनाता है, गुजरात मनाता है, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं मनाता है। हमने कहा हम मनाएंगे, लेकिन ये औपचारिकता ना हो, हम एक विशिष्ट योजना को उस पर लागू करेंगे। हमने बातचीत की कि भाई क्या हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हम लोगों के द्वारा जारी कराया गया था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में दिया था कि परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की कि आखिर ये परंपरागत उद्यम में, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध है, इसको थोड़ा एक बार अध्ययन करवा ले। अब आश्चर्य करेंगे, हर जिले में हमें 2, 3, 4 ऐसी चीजें मिली जो इस क्षेत्र उत्तर प्रदेश को व्यापक समृद्धि दे सकता है, यूथ को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ सकता है, स्वरोजगार के साथ जोड़ सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपनी स्थापना दिवस में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई योजना लागू की है। आप आश्चर्य करेंगे, विकास के लिए जो एमएसएमई में क्लस्टर होने चाहिए, उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई। मैंने टीम भेजी कि भाई ग्लास का सबसे अच्छा काम दुनिया के अंदर कहां होता है। उन्होंने मुझे बताया बेल्जियम में। मैंने कहा जाओ देख के आओ। टीम देख कर आई। मैंने कहा हमारे यहां फिरोजाबाद में होता है, आप यहां देखो। आप तकनीक किसके पास अच्छी है, डिजाइन किसके पास अच्छी है। उन्होंने कहा कि वहां से अच्छी डिजाइन और तकनीक फिरोजाबाद में है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई। डिजाइन भी अच्छा है, तकनीक भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद ना बिजली है ना पानी है। हम दे रहे हैं ना। बिजली की विसंगति को तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दूर ही किया। पता नहीं आपने अखिलेश जी को पूछा कि नहीं पूछा कि बिजली 4 ही जिले में क्यों मिलती थी, बाकी 71 जिलों में बिजली क्यों नहीं मिलती। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहने से बनारस में हमने 24 घंटे बिजली दी थी। प्रधानमंत्री कैंप में दिया ना, लेकिन शेष प्रदेश के 71 जिलों ने क्या जुल्म किया था, उनकी गलती क्या थी, आखिर किस पाप की सजा उनको दे रहे थे ये लोग। हम लोग आए, ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बिजली विषमता को दूर किया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे, बुंदेलखंड को 20 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने किया। वो कह रहे थे कि सारी बिजली के जो ट्रांसमिशन की पावर प्लांट्स हैं उन्होंने लगाए थे, आप तो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी ट्रांसमिशन का प्लांट नहीं लगाया। इन्होंने जो पीपीए किए थे, पावर परचेज जो एग्रीमेंट इनके थे, उत्तर प्रदेश को 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उसका घाटा हो रहा था, हम लोगों ने कैंसिल किए। हम लोगों ने सस्ती बिजली देनी प्रारंभ की और प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक जनपद को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की। उद्यम को 24 घंटे हम बिजली देने को तैयार है। हमारे पास बिजली की कमी नहीं आज के दिन पर। उन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक कहा था, उन्होंने कहा पूछिएगा गोरखपुर में एक पावर सबस्टेशन भी नहीं लगा। गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 11 महीने में 15 वर्षों में 8,000 ट्रांसफार्मर बदले। हम 11 महीने में 11,000 से अधिक ट्रांसफार्मर बदले हैं और सब स्टेशन हमारे अलग अलग स्थानों पर पूरे प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर हम लोगों ने अपनी व्यवस्था एक प्रारंभ की है, डिस्ट्रीब्यूशन की एक अलग व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। आईपीडीएस के अंतर्गत हमारा कार्य चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 55,000 से अधिक मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया है। 31 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत संयोजन के साथ हम लोगों ने जोड़ा है। आखिर ये लोग क्या कर रहे थे 12-15 वर्षों तक? आपको कभी पूछना चाहिए उनसे। समस्या यह है कि जब विधानसभा में जवाब या विधान परिषद में जवाब की बात आती है, लोग भाग जाते हैं, सामना करने को तैयार नहीं है, फेस करने की हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे ट्वीट करते हैं चुपचाप चोरी छिपे। सामने आकर के लोग कभी मुकाबला करने को तैयार है नहीं। वैसे जनता ने उनको इस लायक छोड़ा भी नहीं है। योगी जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक जरूर मैं मेंशन करना चाहता हूं। ये आज अखिलेश यादव ने मेंशन किया था। अखिलेश जी ने पूछा कि जब नकल रोक रहे थे और उसके खिलाफ इतने एक्शन ले रहे थे, तो एक बीजेपी के नेता के घर में लोग नकल करते पकड़े गए। देखिए, जिसके भी यहां हुआ होगा, हमने सबके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की है। और अगर बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसके यहां नकल करते हुए पकड़ा गया, ये कार्रवाई हुई है, तो ये माना जा सकता है ना कि निष्पक्ष सरकार निष्पक्ष है और सरकार निष्पक्ष ही होनी चाहिए।
तो आपकी सरकार को 1 साल को लेकर और बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। मैं एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जामात और सवाल का एक और। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अदालत के साथ शो में। हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आपकी अदालत में अगला इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। योगी जी, बड़ी लंबी फहरिस्त है जो पूर्व मुख्यमंत्री ने सामने रखी। उन्होंने कहा कि वादा किया था यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि सारे काम जो उन्होंने किए थे उनको आगे बढ़ा रहे हैं, अपना कुछ नहीं किया, राम राम जपना पराय माल अपना। चलिए, इसी बहाने भगवान राम का नाम तो लिया। जो लोग दुर्योधन और रावण की पूजा करने वाले थे, अगर राम और कृष्ण को भी पूज रहे हैं तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी विजय है। ये तो उन्होंने कहा कि मेट्रो हमने बनवाया, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। ये तो हर व्यक्ति जानता है। देखिए, कार्य का श्रेय कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अभी भी कार्य चल रहा है। इसी बजट में 500 करोड़ रुपए हमें देने पड़े हैं। पिछले बजट में भी 500-600 करोड़ रुपए हम लोगों को देने पड़े थे। आधे अधूरे कार्यों को छोड़ करके, अधो मानक कार्यों को छोड़ करके, मेट्रो अगर इन्होंने प्रारंभ की थी या मेट्रो अगर इन्होंने बनाई थी तो क्यों नहीं इसको नवंबर 17 में इन्होंने प्रारंभ की? क्यों उसके बाद 6 महीने युद्ध स्तर पर कार्य करने के बाद हम लोगों को समय लगा? कारण था आधे अधूरे इनके कार्य थे। केवल ठेकेदारी, केवल कमीशनखोरी, केवल भ्रष्टाचार, इसके सिवाय इन्होंने प्रदेश को कुछ नहीं दिया। प्रदेश के अंदर हम लोग आए थे, 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त थी। उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़कों का एक नया संजाल तैयार करने की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, 2 एक्सप्रेस वे को जोड़ने, 3 स्थानों पर नई मेट्रो, भारत सरकार ने मेट्रो की अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। इसके बाद उसी के संशोधन के अनुरूप हमें भी संशोधन करना था। यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन हम लोगों को बनाना पड़ा। यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन के बाद हमारे कानपुर, आगरा, मेरठ में हम लोग नई मेट्रो की डीपीआर बना करके भारत सरकार को भेज चुके हैं। हमने पैसे की व्यवस्था कर दी है। जिस दिन हमें वहां से अनुमति मिलेगी हम कार्य अपना प्रारंभ कर देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हम लोगों का 90% से अधिक लैंड एक्वायर हम लोग कर चुके हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसको के कर कमलों से इसका शिलान्यास करके इस युद्ध स्तर पर कार्य करके 24 महीने के अंदर देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे को हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर इसका श्रेय भी अखिलेश लेना चाहता है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम लोग देने जा रहे हैं। सर्वे का काम हम लोग कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि मुझे सपने में आया था कि बुंदेलखंड में भी कोई एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, ये लोग क्यों बना दे रहे हैं? अब इसका कोई उन्होंने कहा कि मैंने तो 23 महीने में ऐसा एक्सप्रेस वे बना दिया जिसके ऊपर फाइटर जेट उतर सकते हैं, और 1 साल में योगी जी ने कुछ नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। उनको 5 साल लगे थे, वो भी अधूरा एक्सप्रेस वे है। हम 1 साल में ही इसको शुभारंभ करने जा रहे हैं। यही अंतर है कि जिस कार्य को समझने में उनको 5 साल लगे उसको हम 1 साल के अंदर ही पूरा कर दे रहे हैं। उन्होंने एक स्पेसिफिक पूछा कि क्या जो एक्सप्रेस वे है बलिया तक पहुंचेगा, क्योंकि जितना फंड आपने दिया उससे 12 से आगे नहीं सड़क जा सकती। हमने पैसे की पूरी व्यवस्था की है, लैंड हमारा एक्वायर हो चुके हैं और हम लोग उसको केवल यहां लखनऊ से गाजीपुर ही नहीं, वाराणसी से बलिया भी जोड़ने जा रहे हैं, गोरखपुर को भी जोड़ने जा रहे हैं, अयोध्या और प्रयागराज को भी जोड़ने जा रहे हैं। तो क्या वाकई में आपके राज्य में इतनी सड़कें बन जाएंगी? क्यों नहीं, काम चल रहा है। आप जाके देखिए ना, हर जगह ये लोग थोड़ा अपने एसी रूम से बाहर निकलने की आदत